अनुपमा अपने इकलौते बेटे उदय के साथ चंडीगढ़ शहर में रहती थी। उदय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, जहां उसे सौम्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सौम्या अनुपमा की इकलौती बहू है और वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, जबकि अनुपमा के लिए सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन फिर भी अनुपमा एक बहुत अच्छी सास है, जो अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। उदय और सौम्या की शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे, जिस कारण घर के सारे हिसाब किताब उदय ही करता था। एक बार उदय को किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी सौम्या को दे जाता है। उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब सौम्या ही देखती है। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सौम्या को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी सास अनुपमा को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, और ना ही कभी उदय ने सौम्या से इस बारे में जिक्र छेड़ा। एक बार जब सौम्या को घर का राशन पानी लेने बाजार जाना होता है, तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं राशन लेने जा रही हूँ। अगर पीछे से दूध वाले भैया अपना हिसाब लेने आए तो आप उन्हें तिजोरी से 2000 रुपए दे देना। हाँ हाँ बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी। अनुपमा इस उम्मीद में अपनी बहू की बात मान जाती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे, जिन्हें वो निकाल कर दूध वाले को दे देगी। थोड़ी देर बाद सौम्या बाजार चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद उनके घर की घंटी बजती है। राम राम मेम साहब, मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो मेम साहब। हाँ, यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुपमा दूध के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपए कितने होते हैं? शायद बहू ने दूध के पूरे पैसे ही रखे हैं। एक काम करती हूँ, ये नोट की गड्डी दूध वाले को दे देती हूँ। जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप देख लेगा। अनुपमा 2000 से ज्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है, अरे रामलाल, ये लो, और एक बार मुझे ये पैसे गिनकर बता दे। अगर ज्यादा हो तो मुझे लौटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे। रामलाल ये बात भली भांति समझ जाता है कि अनुपमा एक अनपढ़ औरत है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो कहता है, माँ जी, पैसे पूरे हैं, मेरे इतने ही पैसे थे। और हाँ, बहुरानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है। अच्छा, इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सौम्या बाजार से आती है और अपनी सास से कहती है, सॉरी माँ जी, मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई। आज बाजार में भीड़ ही इतनी थी कि क्या कहूँ। अच्छा माँ जी, क्या दूध वाले भैया अपना हिसाब ले गए? आपने उनका हिसाब कर दिया? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और हाँ, मैंने दूध वाले का हिसाब कर दिया है। वो कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया। फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। इसके बाद सौम्या आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है तो वहां पैसे कम होते हैं। वो आकर अनुपमा से पूछती है, माँ जी, आपने पैसे किसी और काम में भी खर्च किए हैं क्या? वहां से पैसे जरा ज्यादा निकले हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहीं पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए, क्योंकि तिजोरी में पैसे 1000 रुपए से ज्यादा निकले हैं। अगर आपने किसी काम में खर्च किए हैं तो कोई बात नहीं, ये आपका भी तो पैसा है। सौम्या की बात सुनकर अनुपमा सोचती है, हे राम, कहीं मैंने दूध वाले को पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए। फिर वो घबराते हुए अपनी बहू सौम्या से कहती है, सच कहूँ बहू, तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। मुझे लगा कि तुमने दूध के पैसे गिनकर रखे होंगे, सो मैंने उठाकर उसको दे दिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रामलाल मुझसे ही दगा कर जाएगा। मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था। पता नहीं आज मुझे अनपढ़ के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हो गया होगा। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पैसे दूध वाले को ही ज्यादा गए ना, कोई बात नहीं, अगले महीने के हिसाब में लगा दूंगी। लेकिन माँ जी, एक बात बताइए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप ये बात मुझसे कह देती। आप जानती हो, जब उदय ने मुझे ये हिसाब किताब दिया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिसाब किताब मुझे मिले। मैंने जब उदय से कहा तो उन्होंने कहा कि हिसाब किताब तुम संभालना। फिर मैं मना नहीं कर पाई, और न ही मुझे ये पता था कि आपको पढ़ना नहीं आता। अब सौम्या के मन में ये इच्छा जाग जाती है कि वो अपनी सास को पढ़ना लिखना सिखाएगी। इसलिए वो ऑनलाइन ऐसे स्कूलों को ढूंढने में लग जाती है जहां उनकी उम्र की महिलाओं को पढ़ाया जाता है। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद सौम्या को ऐसा एक स्कूल मिल भी जाता है। उदय, मैंने ऑनलाइन एक ऐसा स्कूल ढूंढा है जहां माजी की उम्र की औरतों को पढ़ाया लिखाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि माजी भी स्कूल में जाएं और पढ़ना सीखें। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है सौम्या, लेकिन क्या माँ इसके लिए तैयार होगी? मैं कुछ नहीं जानती उदय, आप किसी भी तरह माजी को मना लो। उदय अपनी माँ से बात करके उन्हें स्कूल जाने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों जाकर अनुपमा का एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन उदय अनुपमा को स्कूल छोड़ आता है। कुछ दिन स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद अब अनुपमा को पढ़ना लिखना आ जाता है। फिर एक दिन दूध वाला अपना हिसाब लेने आता है तो सौम्या अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है,
माँ जी, जरा एक बार दूध वाले का हिसाब कर देना, मैं रसोई में कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है बहू, तुम अपना काम निपटा लो, तब तक मैं इस दूध वाले को निपटा कर आती हूँ। फिर अनुपमा पैसे लेकर जाती है और दूध वाले से कहती है, रामलाल, तुमने मुझसे अनपढ़ समझकर पैसे ठगे थे। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी पर मैंने कभी शक नहीं किया। वो तो भला हो मेरी बहू का जिसने मुझे सच सच बता दिया। मैं तो खामखा तुम्हें ईमानदार समझ रही थी। आज के बाद अगर कभी किसी हिसाब में गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, इतने नोट देखकर मैं लालच में आ गया था, इसलिए झूठ बोल दिया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अनुपमा आंखों में आंसू लिए रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, सौम्या बहू, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझ में इतनी हिम्मत आई जो मैं ये हिसाब कर पाई। आज मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई बहू। पढ़ाई करके जो आत्मविश्वास और समाज में इज्जत मिलती है उसका भी अपना ही मजा है। तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। भगवान तुझ जैसी बहू हर किसी को दे। माँ जी, ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है जो आपने समाज की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे गर्व है कि आप मेरी सास हैं। दोनों सास बहू आंखों में खुशी के आंसू लिए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है, तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। अरे वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल के चीले नहीं खाए। तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है। तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी। फिर नाश्ते में चीला वो हरी चटनी के साथ खाता है। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी, तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। है सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा, क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वुमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपने आप अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। ओह हाँ उमा, तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो प्लीज। धीरज प्लीज तुम खुद बना लो ना, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज 1 कप ग्रीन टी भी बना लेना। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? अपने आप बना लो। अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। और बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियां काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? अरे चिंता मत करो, मैं बना दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। धीरज बेटा, तुम नहा कर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेली ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डाल कर ले आएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। बहू सबके बीच उठकर आएगी, परेशान होगी। मैं ले जाऊंगी।
अच्छा, ये पकौड़ा चक्कर तो बताओ कि नमक कैसा डला है। सुमित्रा, ये गलत बात है। तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो। वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। उमा भी मेरी बहू नहीं, बेटी की तरह है। अच्छा, मैं चाय देकर आती हूँ। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों के बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखों से आंसू छलक आते हैं। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आ गए। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी ही कर ली। सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी सास तो सारे का सारा घर का काम कर लेती है। बस करना ही क्या है, मीठी मीठी बातें करके माजी माजी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती हैं। मेरी सास को ना मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित्रा के हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। अरे माँ जी, चाय ले आई। पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और खासकर पनीर के पकौड़े। बहू, और पकौड़े चाहिए तो आवाज लगा देना। सुमित्रा रसोई में चली जाती है। अगले दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। माँ, आप कहीं जा रही हो? बेटा, तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है। बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ और जल्दी जल्दी में शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे, इसलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौट आऊंगी। 1 महीना? उमा तपाक से बोली। सबकी नजरें उसी की तरफ थी, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। क्यों, अब 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुकाऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहां जाऊं तो 3-4 महीने लगा कर आऊं, और वैसे भी धीरज की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बहू, सबका ख्याल रखना। ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बिठा आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। हाँ, माँ जी अचानक मायके चली गई। मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और ये इतने सारे काम, सब कैसे होगा? मम्मी, मेरा लंच। मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी, दादी कहाँ है? दादी, दादी, वो तो मेरे रेडी होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। माँ के बिना मैं क्या करूंगी? उनके बिना तो ये घर घर ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? अचानक उमा बहुत तेज रोने लगती है। धीरज उसे चुप कराता है, पर उमा और जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उमा, चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बिठा कर आ गए हैं। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। माँ, आप तो मामा जी के घर। अब बस में बैठ भी गई थी तुम्हारी माँ, फिर मेरे से बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो माँ बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आए कि फिर कभी चली जाएगी। उमा अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप घर की नींव हो माँ जी, आपके बिना हम कमजोर हैं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना देती हूँ। दादी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? इस घर की हेड तुम्हारी माँ है, जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूंगा भाई। हाँ। हाँ माँ जी, आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है।
अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो, मैं बंटी और तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है।